हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग में सराउंडिंग वर्ड्स का मतलब होता है, सराउंडिंग वर्ड का मतलब होता है हमारे आसपास। तो हमारे आसपास जो भी सारी चीज़ें हैं उन्हें हम मैटर कहते हैं। और मैटर क्या होती है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ मैटर, तो आप डिफाइन कैसे करोगे। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये पेन है, तो पेन मैटर है या नहीं है। आपके आसपास रूम में जहाँ पर भी आप हो, आप देखेंगे कि यहाँ पर एयर होती है, हम उसे देख नहीं सकते पर उसे सेंस कर सकते हैं, यानी उसे हम फील कर सकते हैं। तो वो मैटर होती है या नहीं होती है। हम पानी पीते हैं, यानी वाटर मैटर है या नहीं है। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो मैटर क्या होता है, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ मैटर, तो आपको कैसे डिफाइन करना है। तो आप कह सकते हैं कि जिसमें मास हो, क्या हो, जिसमें मास हो या वेट हो, जिसमें मास हो, वेट हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाइज करे, जो जगह को घेरता है और जिसमें वजन होता है और जिसकी नॉलेज जो है हम अपने सेंस ऑफ ऑर्गन से पता करते हैं, उसको हम मैटर कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को आपको लिखना है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज फेल्ट बाई सेंसस इज कॉल्ड मैटर। मैटर के एग्जाम्पल, अब आपसे कोई पूछता है, अभी जो क्वेश्चन किया था कि आपके आसपास जो एयर है, क्या वो मैटर है या मैटर नहीं है। एयर क्या होती है, एयर मैटर होती है। क्यों होती है, क्योंकि स्पेस को क्या करती है, वो ऑक्यूपाइज करती है और उसमें मास भी होता है। तो चेयर, टेबल, स्टोन, वाटर, मिल्क, ऑयल, ईटीसी, यानी बहुत सारी चीज़ें जो भी आसपास हैं वो सब मैटर होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या मैटर नहीं होता। तो आपने देखा होगा कि लव, ठीक है, अफेक्शन, हेट्रेड, हमारे इमोशंस, ये सारी चीज़ें मैटर में नहीं आती हैं, क्योंकि ना तो इनमें मास होता है और ना ही ये स्पेस को ऑक्यूपाइज करती हैं। तो इनको मैटर नहीं कहते। तो मैटर क्या नहीं होता, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज नॉट मैटर, या मैटर क्या नहीं है, तो आपको किस तरीके से बताना है कि मैटर क्या नहीं है, जो स्पेस को ऑक्यूपाइज नहीं करता है, स्पेस को ऑक्यूपाइज नहीं करता है और जिसमें मास नहीं होता है, उसको हम मैटर नहीं कहते। जैसे कि एग्जांपल में लव, यानी प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये सब मैटर नहीं होते हैं। अफेक्शन, हेट्रेड, आइडियाज, थॉट्स, यानी थॉट्स चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, थॉट्स क्या है, मैटर नहीं होते। बात आती है कि गुड मैनर्स, बैड मैनर्स, तो ना तो मैनर्स ही मैटर होते हैं, ये टेस्ट, स्मेल, यानी जो स्मेल होती है वो भी मैटर नहीं होती है। अब बात करते हैं कि मैटर के क्लासिफिकेशन क्या है। मैटर के क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया था। तो मैटर का क्लासिफिकेशन दो टाइप से होता है, यानी हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था। उन्होंने बताया था कि दुनिया में, यानी पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में जो भी चीज़ें लिविंग हैं यानी जीवित हैं और जो भी चीज़ें नॉन लिविंग हैं यानी जीवित नहीं हैं, वो सारी की सारी चीज़ें 5 बेसिक एलिमेंट से बनी होती हैं। और वो 5 बेसिक एलिमेंट जो होते हैं उनको हम पंच तत्व कहते हैं। यानी हमारे इंडियन फिलोसफर्स ने बताया था कि जो भी चीज़ पंच तत्व से बनी होगी, किससे बनी होगी, पंच तत्व से मिलकर बनी होगी, उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ये मैटर का क्या है, एक क्या क्लासिफिकेशन है। तो मैटर को हम शॉर्ट में कुछ इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि आपसे कोई पूछता है कि भगवान क्या है, तो भगवान के जो लेटर हैं आप उनको अलग करके अगर उन्हें डिफाइन करोगे तो मैटर के पंच तत्व बन जाते हैं। जैसे कि देखिए, भाप और भूमि होता है, यानी इसे हम अर्थ कहते हैं, और अर्थ क्या है, पंच तत्व का एक एलिमेंट है। गा से गगन यानी स्काई, वा से वायु यानी एयर, आ से अग्नि यानी फायर और ना से नीर यानी वाटर। तो ये 5 एलिमेंट्स, ये 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं। कैसे एलिमेंट्स हैं, ये बेसिक एलिमेंट हैं और इनसे ही मैटर बना होता है। और ये किन्होंने क्लासिफाइड किया था, हमारे इंडियन फिलोसफर ने सबसे पहले बताया था। उसके बाद आजकल यानी मॉडर्न साइंटिस्ट ने ये बताया था कि मैटर को 2 तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। पहला होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ कह सकते हैं केमिकल नेचर। चैप्टर 1 में हमें जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज या नेचर को हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपसे सबसे पहले ये पूछा जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी में कि मैटर बना किससे होता है, मैटर किससे बना होता है, व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, मैटर किससे बना है। तो मैटर किससे बना है, मैटर बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। टाइनी पार्टिकल का मतलब होता है वेरी स्मॉल, यानी वेरी वेरी स्मॉल भी कह सकते हैं। ये इतने स्मॉल होते हैं कि इन्हें हम अपनी आंखों से और अपने इमेजिनेशन से भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। इनका साइज इतना छोटा होता है बियॉन्ड आवर
इमेजिनेशन, यानी मैटर जो बना होता है टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और टाइनी पार्टिकल का मीनिंग हो गया यानी हमारे इमेजिनेशन से भी ये बहुत छोटे होते हैं। अब देखिए इसके बाद देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, तो 4 प्रॉपर्टी हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी यही है कि मैटर जो है टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, टाइनी पार्टिकल से। दूसरी प्रॉपर्टी में देखेंगे कि स्पेस होता है मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, यानी थोड़ी गैप होता है। अब बात करते हैं तीसरे प्रॉपर्टी की, तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, यानी इधर उधर घूमते रहते हैं, और ये मैटर की पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी जो है अट्रैक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं, यानी जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से। पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का मीनिंग यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से है, किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, यानी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब इनको थोड़ा हम क्लासिफाइड करके पढ़ते हैं कि टाइनी पार्टिकल से मिला होता है, बना होता है मैटर, तो इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर में मान लीजिए 100 ml वाटर लिया है हमने, क्या लिया है, 100 ml वाटर लिया है, और एक स्पून की हेल्प से हमने इस वाटर में KMnO4, क्या है, KMnO4 लगाया है, मिला दिया है। KMnO4 का मतलब होता है पोटेशियम परमैंगनेट, क्या मतलब होता है, पोटेशियम परमैंगनेट को लिया और इस वाटर में हमने मिला दिया। जैसे ही इस वाटर में मिलाया तो आप इसका कलर देखिए, वाटर का कलर कुछ ऐसा था पहले, जैसे ही KMnO4 को हमने इसमें डाला तो KMnO4 क्या हुआ, अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, और जैसे ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हुआ तो वो क्या है, पानी का कलर चेंज कर देता है, क्या कर देता है, पानी का कलर चेंज कर देता है। यहाँ पर कलर हो गया पिंक टाइप, तो यहाँ पर कलर चेंज हो गया किसकी वजह से, कि KMnO4 अपने पार्टिकल्स में टूट गया, और टूटने की वजह से वाटर का क्या है, कलर चेंज हो गया। अब फिर क्या करता है, इस प्रोसेस में थोड़ा सा 10 ml वाटर लेते हैं, ये वाला वाटर लेते हैं 10 ml इसमें से, और ये पहले जो इनिशियल कंडीशन में वाटर लिया था उसका 90 ml लेते हैं, 10 ml यहाँ से लेते हैं, और दोनों को फिर कंबाइन करते हैं, फिर से 100 ml को देखते हैं। इसमें आपको एक ऑब्जर्वेशन करने के लिए मिलेगा कि इसका जो कलर था वो थोड़ा डार्क था, और ये कलर थोड़ा कैसा हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, लाइट। ऐसे ही आप इस प्रोसेस को 2-3 बार करिए, रिपीट करिए 3-4 बार, तो रिपीट करते करते आपको एंड तक मिलेगा कि कलर लाइट तो हो जाता है, कलर कैसा हो जाता है, लाइट हो जाता है, पर कलर बिल्कुल चेंज नहीं होता है, यानी पहले इनिशियल जैसे वाटर का जो कलर है, यानी कलरलेस होता है वाटर, तो ये कलरलेस नहीं हो पाता, यानी कहीं ना कहीं ये पिंक जो है लाइट होता जाएगा और कलर में ही रहेगा। इससे क्या बदलता है कि KMnO4 डालने से वो अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, और पार्टिकल्स में टूटते टूटते पानी का कलर चेंज करता जाता है। इससे प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स से बना होता है मैटर। नेक्स्ट देखते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस होता है, और स्पेस होता है इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक आप बीकर लीजिए, उस बीकर में भरिए पानी, क्या भर देंगे, पानी भर देंगे, और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, थोड़े दूर दूर होते हैं, कैसे होते हैं, दूर दूर। इसमें क्या किया हमने, नमक डाल दिया, यानी NaCl। जैसे साल्ट को डाला तो साल्ट के पार्टिकल क्या करते हैं, ये जो इनके बीच में गैप है, यानी ये जो इनके बीच में क्या है, स्पेस है, इस स्पेस के बीच में NaCl के पार्टिकल आकर बैठ जाते हैं। क्या करते हैं, NaCl के पार्टिकल वाटर के मॉलिक्यूल यानी पार्टिकल्स के बीच में आकर शिफ्ट हो जाते हैं, और इससे डिफाइन होता है कि क्या है, इनके बीच में गैप होता है, नहीं स्पेस होता है। तो देखिए पहले जो वाटर का लेवल था यहाँ तक था, फिर बाद में हमने नमक को डाला, और नमक को इसमें घोलने के बाद भी इसके जो लेवल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। यहाँ मतलब ये हुआ कि NaCl के जो पार्टिकल थे वो वाटर मॉलिक्यूल के पार्टिकल के बीच में जाकर बैठ गए, मॉलिक्यूल को पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2। अब देखते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 3। तो मैटर की प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। कैसे करते हैं, वो कंटिन्यूसली लगातार घूमते रहते हैं इधर उधर। इसको हम समझ सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए आपने किसी रूम में अगरबत्तियों को जलाया है, और अगरबत्तियों से आने वाली खुशबू वो क्या होती है, स्मेल, पार्टिकल्स के रूप में कंटिन्यूसली मूव करती हुई हमारे पास तक आती है, और हमारे पास तक आती है तो महसूस कर लेते हैं कि यहाँ पर स्मेल आ रही है। वो किसकी वजह से आ रही है, वो मैटर की प्रॉपर्टी की वजह से आ रही है कि उसके जो पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, मूव
करते हैं लगातार, इसलिए वो खुशबू हम तक आ रही है। तो लिखना कैसा है इसे, व्हेन वी बर्न एन इंसेंस स्टिक, यानी जब भी हम किसी अगरबत्ती को जलाते हैं इन वन कॉर्नर ऑफ ए रूम, यानी किसी रूम के एक कॉर्नर में जलाते हैं, तो इट्स स्मेल स्प्रेड्स इन द होल रूम क्विकली, यानी इसकी जो स्मेल है वो पूरे रूम में बहुत आसानी से और बहुत जल्दी फैल जाती है। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 मैटर की। मैटर की प्रॉपर्टी नंबर 4 बताती है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स लगा होता है, उस फोर्स को बोलते हैं हम अट्रैक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। इसको हम कैसे समझें, तो देखो मान लीजिए यहाँ पर मैंने पत्थर का एक फिगर लिया है, यहाँ आप क्या करें, किसी पत्थर को लेना, स्टोन को लेना और उसे तोड़ने की कोशिश करना, तो आप पाएंगे कि उसको बड़ी आसानी से नहीं तोड़ सकते, यानी आपको बहुत ज़्यादा हथौड़े हैमर की जरूरत पड़ेगी या बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो टूट पाएगा। आप अपने हाथों से तोड़ेंगे तो उसे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है पत्थर के टुकड़े पर वो कम है, इतना सफिशिएंट नहीं है जो उसको ब्रेक कर पाए। क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि स्टोन के जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है। क्या लगा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। कैसी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा है स्टोन्स के पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते। अब देखिए, मूविंग हैंड थ्रू एयर, अब मैं अपने हाथों को एयर में बहुत आसानी से मूव करा सकता हूं, आप भी करा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं कि एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं, दूर दूर, इसलिए हम अपने हाथों को बड़ी आसानी से मूव करा सकते हैं। अब इन्हीं हाथों को ले जाकर आप क्या करेंगे, पानी में, किसी बीकर में या बाल्टी में पानी भर के देखिए, उसमें हाथों को हिलाइए, तो हाथों को हिलाएंगे तो यहाँ पे क्या आपको फोर्स एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, इसके कंपेयर में यहाँ पे फोर्स आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जबकि एयर के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, कम होता है। और जहां पे कम होगा उसे हम आसानी से ब्रेक भी कर सकते हैं और वहां पे अपने हैंड को बड़ी आसानी से मूव भी करा सकते हैं, अगर वो गैस फॉर्म में है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, अभी जो हमने अगरबत्ती का एक एग्जांपल लिया वो एक तरीके का डिफ्यूजन ही है, यानी एयर में जो स्मेल थी अगरबत्ती के बर्न होने के बाद वो मिक्स हो गई, और इंटरमिक्सिंग होना ही क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। तो इसकी डेफिनेशन है द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, यानी दो अलग अलग टाइप के मैटर का एक दूसरे में मिक्स हो जाना, ये क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन आपको याद रखनी है, ये खुद से ही होगा, यानी स्वयं अपने आप से ही मिलते हैं, इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं करनी पड़ती। अब देखिए इसके एग्जांपल में आपको लिखना हो तो द स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम की स्मेल जो है एयर में बहुत इजीली मिल जाती है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, डिफ्यूजन का। बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, यानी अगरबत्ती को जला हुए। फूड बीइंग कुक्ड इन किचन, यानी जब किचन में खाना बनता है तो वहां से खाने की खुशबू हमारे पास तक आती है, इसका मतलब ये हुआ कि खाने की स्मेल और एयर के पार्टिकल्स के बीच में होके बहुत आराम से कंटिन्यूसली मोशन करती हुई हमारे पास तक आती है। तो इसकी प्रॉपर्टी में आप ये लिख सकते हो कि डिफ्यूजन किसकी वजह से होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से होता है। ये आपको नोट पॉइंट में याद रखना है कि डिफ्यूजन में कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, तो आप लिख सकते हो उसमें कि मूवमेंट वाली यानी मोशन वाली लगती है, जो कंटिन्यूसली मूविंग वाला हमने लिखा था। सेकंड देखते हैं इसमें नोट में, डिफ्यूजन अकर्स इन सॉलिड लिक्विड गैस, यानी डिफ्यूजन जो है इन सभी में होता है ऑन हीटिंग, टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर। जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो डिफ्यूजन क्या है, फास्टर हो जाता है। यानी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज, तो डिफ्यूजन कैसा हो जाएगा, इंक्रीज। आप ये भी कह सकते हो कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन के, टेम्परेचर को जैसे ही बढ़ाएंगे डिफ्यूजन ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तेज। जितना तेज आग पर या टेम्परेचर पर खाना पकाएंगे उतनी जल्दी खाने की खुशबू जो है वो दूर दूर तक जाएगी। चलिए बात करते हैं हम एक क्वेश्चन की, कि आपसे पूछा जाए कि गिव रीजन फॉर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज, यानी गर्म खाने की खुशबू आपको सेवरल मीटर यानी काफी दूरी तक आ जाती है, लेकिन ठंडे खाने की खुशबू यानी स्मेल आपके पास तक नहीं आ पाती। ऐसा क्यों होता है, तो अभी आपको मैंने बताया था कि डिफ्यूजन किसकी वजह से होता है, ये डिफ्यूजन यानी मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स, यानी दो मैटर को डिफरेंट टाइप से अगर मिलाया जाए तो उसमें क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। और डिफ्यूजन सेल्फ होता है, किसकी वजह से होता है, सेल्फ यानी ओन, खुद से होता है।
अब इसका आंसर कैसे लिखना है, दिस इज बिकॉज हॉट सीलिंग फूड पार्टिकल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है देखिए, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है तेज चलना। जैसे मान लीजिए आपने खाना खाया है और आपसे कहा जाए दौड़िए, तो आप दौड़ पा रहे हैं, तो दौड़ पा रहे हैं बहुत अच्छी से और बहुत आसानी से और तेज भी दौड़ सकते हैं। इसका मतलब आपके पास जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। ये बात अलग है, और भी एनर्जियां हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपने खाना नहीं खाया, काफ़ी देर से भूखे हो और आपको भूख लगी और आपसे कहा जाए कि दौड़ लगाइए, तो आप दौड़ ज़्यादा देर तक नहीं लगा सकते और तेज भी नहीं दौड़ सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है, कम है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो डिफ्यूजन भी ज़्यादा होता है। किसकी वजह से होता है ये, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से या फिर हाई काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से। तो सेवरल मीटर तक क्या है, इसकी खुशबू आती है। एन अपोज्ड, यानी इसके विपरीत अब हम देखेंगे तो कोल्ड फूड पार्टिकल्स विच हैव लो काइनेटिक एनर्जी, यानी जो ठंडा खाना होता है उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, लो होती है, और इसलिए कैन नॉट ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ सेवरल मीटर्स, यानी वो दूर तक नहीं जा पाती उसकी खुशबू। अब देखते हैं हम स्टेट्स ऑफ मैटर। अब बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के स्टेट कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। मेजरली हमें 3 को ही पढ़ना है। तो एक होता है सॉलिड। सॉलिड में आप ध्यान रखना कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, और ये पार्टिकल के बीच में आप देखो गैप बहुत कम है, यानी इसके बीच में स्पेस बहुत लेस है। स्पेस कैसा है, बहुत कम। दूसरा होता है लिक्विड। इसके पार्टिकल्स के बीच में आप स्पेस देखोगे तो स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपेयर देन सॉलिड, यानी सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। तीसरे पॉइंट पर हमें देखना है गैस। क्या देखना है, गैस। तो गैस की बात करेंगे तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये और ज़्यादा दूर होते हैं, तो इसमें जो स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में ये बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पास किसके होते हैं, सॉलिड के, यही टाइटली क्लोज्ड रहते हैं, पैक्ड रहते हैं। लिक्विड का ऐसा होता है जो सॉलिड से दूर होंगे इनके मॉलिक्यूल्स यानी पार्टिकल्स। और तीसरा क्या है, गैस। तो गैस का मीनिंग ये हुआ कि जिसके मॉलिक्यूल्स सॉलिड और गैस से भी दूर दूर होते हो। चौथा पॉइंट हमें देखना है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, अभी बात करेंगे इसके बारे में। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये जिसे शॉर्ट में बीईसी कहते हैं। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। तो सबसे पहली बात आती है सॉलिड की, यानी सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात कर लें शेप की, यानी सॉलिड का शेप कैसा होता है, फिक्स होता है या फिक्स नहीं होता। तो सॉलिड का शेप कैसा होता है, फिक्स होता है, जिसे हम डेफिनेट भी कह सकते हैं। तो याद रखना सॉलिड का शेप कैसा होता है, फिक्स होता है। दूसरी बात करते हैं वॉल्यूम की। तो सॉलिड का वॉल्यूम कैसा होता है, ये भी डेफिनिट होता है, और डेफिनिट को हम फिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं टाइप की, क्या सॉलिड का टाइप कैसा होता है। तो देखिए 2 टाइप हमें मेजरली पढ़ने हैं। पहला होता है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं फ्लूइड्स, और दूसरा आप लिख सकते हैं रिगिड। अब फ्लूइड और रिगिड क्या होता है, फ्लूइड का मतलब जिसमें बहने की प्रॉपर्टी हो। किसकी प्रॉपर्टी हो, बहने की, यानी फ्लो करने की जिसमें प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या कह सकते हैं, फ्लूइड्स कहेंगे। और जिस पे अगर हम फोर्स लगाएं तो ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। हालांकि किसी भी बॉडी पर अगर हम फोर्स की मैग्नीट्यूड को अगर बढ़ाएंगे तो वो चेंज हो जाती है उसकी शेप वगैरह। तो रिगिड क्या होती हैं, जिन पर फोर्स लगाएं तो ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, इसके अकॉर्डिंग। तो टाइप कैसा होगा, ये टाइप देखना आपको, रिगिड बताना है। डेंसिटी की बात करें, कोई पूछे डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी होती है मास पर वॉल्यूम। क्या होती है डेंसिटी, मास पर वॉल्यूम। इसका मीनिंग ये है कि आप ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसमें कम जगह में ज़्यादा मास हो, कम जगह में ज़्यादा मास हो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 1 केजी कॉटन है, यानी 1 किलो रुई है, और 1 केजी आयरन है, यानी 1 किलो लोहा है। तो आपसे कहा जाए कि कौन ज़्यादा जगह घेरेगा, तो आप क्या बताओगे, ऑक्यूपाई स्पेस कौन ज़्यादा करेगा, कॉटन। तो कॉटन ज़्यादा जगह घेरेगी, और जबकि आयरन जो है, आपने देखा हो तराजू में रखते हैं हम, एक बाट रखते हैं तो वो थोड़ी सी जगह में आ जाता है, और वो जो थोड़ी सी जगह में आया था इसका मतलब उसका मास कम जगह में है। और 1 केजी अगर कॉटन की बात कर रहे हैं तो उसका मास थोड़ा उससे ज़्यादा जगह में फैला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा मास कम जगह में किसका है, आयरन का। तो आयरन की डेंसिटी कैसे हो जाएगी, ज़्यादा, और कॉटन की डेंसिटी कैसे हो जाएगी, कम। जबकि वेट में कैसे हैं वो दोनों इक्वल। 1 केजी कॉटन और 1 केजी आयरन में, दोनों में अगर कोई वेट पूछे तो कैसा हो गया, सेम है। लेकिन अगर कोई डेंसिटी की बात करे तो आप क्या बताओगे, आयरन की जो डेंसिटी होती है वो कॉटन की डेंसिटी से ज़्यादा होगी, क्योंकि आयरन के जो मॉलिक्यूल्स यानी पार्टिकल्स हैं, यानी उनका जो मास है वो कम स्पेस ऑक्यूपाइज किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड को आप दबा सकते हैं। मैं आपसे कहूँ आपके पास एक ईंट है,
क्या आप उसे दबा सकते हो? नहीं दबा सकते। तो इनकम्प्रेसिबल होता है। स्पेस की बात करें तो स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है, यानी इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत पास पास होते हैं, तो हम कह सकते हैं इनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, यानी मिनिमम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो स्पेस मिनिमम है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वो उतने ही ज़्यादा पास होंगे, और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वो उतने ही दूर होते जाएंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे हम किसकी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है। देखिए इसमें एक चीज़ याद रखिए कि ये जरूरी नहीं है कि किसी भी सॉलिड का हम जो है शेप चेंज नहीं कर सकते। तो अभी हमने पढ़ा था कि सॉलिड का शेप कैसा होता है, फिक्स होता है, लेकिन अगर हम उस पर एक फोर्स अप्लाई करें और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएं, फोर्स को बढ़ाते जाएं, इंक्रीज करते जाएं, तो उसका शेप भी चेंज हो जाता है। ऐसा हम रबड़ के एग्जांपल में देख सकते हैं। किस में देख सकते हैं? रबड़ के एक एग्जांपल में देख सकते हैं। तो इट इज नॉट इंपोर्टेंट दैट ए सॉलिड कैन नॉट चेंज शेप। ऐसा नहीं है कि कोई सॉलिड अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। द ओनली थिंग, इसमें सिर्फ हमें ऐसा देखना है कि विच इज इंपोर्टेंट इज दैट देयर मॉलिक्यूल शुड बी क्लोजली पैक्ड। बस हमें इतना याद रखना है कि जिसके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं वो क्या होता है, वो सॉलिड में आएगा। ऐसा नहीं है कि फिक्स हो शेप को चेंज भी किया जा सकता है फोर्स को अप्लाई कर कर। तो देखिए ऑन द अप्लाइंग फोर्स सॉलिड में चेंज इट्स शेप एज इन केस ऑफ रबर बैंड। यही रबर बैंड के केस में हम क्या करते हैं कि रबर की शेप को हम चेंज कर लेते हैं बहुत आसानी से फोर्स लगाकर। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट ए रबर बैंड। रबर बैंड के बारे में आप क्या सोचते हैं? कैन इट चेंज इट्स शेप? क्या रबर बैंड अपनी शेप को चेंज कर सकती है स्ट्रेचिंग, खींचने पर? इज इट ए सॉलिड? क्या एक सॉलिड है? रबर पर अगर फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो क्या खींच सकती है? बिल्कुल खींच सकती है। क्या एक सॉलिड है? तो हाँ एक सॉलिड है। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखा, यस रबर इज ए सॉलिड। द रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी आप रबड़ पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के बाद क्या होता है, रबड़ जो है खिंच जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, तन जाती है, और आप और ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो एक समय बाद, एक टाइम बाद वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। और टूटने से पहले अगर आपने उसे खींचने के बाद छोड़ दिया तो वापस अपनी जगह पर आ जाती है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसे इलास्टिसिटी कहते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लासेस में कभी देखेंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपसे पूछा जाए कि व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट। साल्ट और शुगर के बारे में आप की क्या राय है? व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। अगर हम सॉल्ट, शुगर और साल्ट की बात करें तो इन्हें किसी भी जार में रख दें, ये उसी की शेप लेता है। अगर मान लीजिए आपने ग्लास में चीनी को भर दिया है तो वैसी हो जाएगी, कटोरी में रखा है तो ऐसी हो जाएगी, और किसी में रख देंगे तो उस तरीके की शेप ले लेती है। ऐसी नमक करता है तो क्या ये सॉलिड है? इनकी भी शेप चेंज हो रही है, लेकिन हमने अभी पढ़ा था कि सॉलिड की शेप फिक्स रहती है। तो अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि साल्ट और शुगर को किसी भी शेप में लाएं तो उसकी शेप चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो आप क्या कहोगे? पहले ये बताओगे ये सॉलिड है या नहीं है? तो यस, शुगर एंड साल्ट आर बोथ सॉलिड्स। ये क्या है? दोनों सॉलिड है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल, यानी आपने देखा है कि चीनी के बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, उन्हें हम शुगर क्रिस्टल कहेंगे, और ऐसी नमक के होते हैं उसे भी हम क्रिस्टल कहते हैं। रिमेन्स फिक्स्ड, यानी वो क्या है? फिक्स होते हैं। वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन ए प्लेट और इन ए जार। जब हम इसे अपने हाथ में लेते हैं तो उनका क्लिस्टर का साइज या शेप वैसा ही रहता है, उसका शेप कैसा रहता है? वैसा ही रहता है। और किसी जार में रख दें तब भी वैसा ही रहता है, हमें ग्लास की शेप से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अबाउट ए स्पॉन्ज। इट इज ए सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई। अभी हमने देखो ये भी देखी थी एक प्रॉपर्टी सॉलिड की कि उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं, तो उसमें क्या था? नहीं कर सकते, इनकंप्रेसिबल होती हैं। तो यहाँ पे देखिए स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज को कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, पर स्पॉन्ज तो सॉलिड होता है, और सॉलिड है तो क्यों हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं? तो स्पॉन्ज में क्या होती है, उसके बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं। क्या होते हैं? होल्स को हम यहाँ पर पोर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पोर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पंज में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहाँ छोटे छोटे होल्स होते हैं, और उन होल्स में क्या है? एयर फिल हो जाती है। क्या फिल हो जाती है? एयर। तो एयर फिल हो जाती है, इसका मतलब ये हुआ जब हम उसे दबाते हैं, क्या करते हैं? दबाते हैं, तो दबाने पर वो आसानी से दब जाता है। इसका मतलब स्पॉन्ज नहीं, एयर दबती है। क्या होता है? स्पॉन्ज के अंदर क्या होता है? एयर, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसमें एयर आती है। आप उसे दबाओगे, कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस हो जाता है, यानी एयर बाहर आ जाती है, और जैसे छोड़ दोगे तो एयर फिर से एंट्री कर जाती है। तो इसका आंसर कैसे लगेगा? ए स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल्स
इन विच एयर इज ट्रैप्ड, यानी होल्स होते हैं छोटे छोटे या पोर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, एयर ट्रैप्ड हो जाती है। व्हेन वी प्रेस इट, उसको जैसे ही दबाते हैं, द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, और वो एयर क्या है, बाहर आ जाती है और स्पॉन्ज क्या है, दब जाता है। वी आर एबल टू कंप्रेस इट, और हम इसे आसानी से दबा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स की। अभी देखा था हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसका शेप कैसा रहता है, आपसे पूछा जाए कि लिक्विड का शेप कैसा होता है, नॉट फिक्स रहता है। क्यों होता है, मान लीजिए आपके पास 2 लीटर की बोतल है पानी की और उसमें पानी भरा हुआ है। अब मैं आपसे कहूँ इस पानी को आप किसी और बर्तन में दीजिए, तो उस पानी को पलट दोगे आप दूसरे बर्तन में, तो पानी क्या है, उसी की शेप ले लेगा। यानी वाटर क्या होता है, उसकी शेप जो है फिक्स नहीं होती, उसे जिस बर्तन में रखा जाएगा उसकी वैसी शेप ले लेता है वो। तो शेप ले लेता है, इसका मतलब जगह जगह पर उसकी शेप चेंज हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कि शेप जो होती है लिक्विड्स की कैसी होती है, नॉट फिक्स्ड होती है। बात करते हैं वॉल्यूम की, किसकी बात करें, वॉल्यूम की। तो देखिए अभी वाटर का हम एग्जांपल ले रहे थे, 2 लीटर पानी को आप चाहे बोतल में रखिए, चाहे भगोने में रखिए, चाहे किसी और बर्तन में रखिए, जिस बर्तन में रखोगे वो 2 लीटर ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका वॉल्यूम कैसा है, डेफिनिट होता है, यानी फिक्स होता है। वॉल्यूम फिक्स होता है पर शेप फिक्स नहीं होती है। बात कर लें इसके टाइप की, तो अभी बताया था 2 टाइप मेजरली हमें पढ़ने होते हैं, एक फ्लूइड्स और एक रिगिड। रिगिड क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो लिक्विड्स क्या हो गए, लिक्विड हो गए फ्लूइड्स, किस कैटेगरी में आएंगे, टाइप में, लिक्विड्स किस कैटेगरी में आएंगे, फ्लूइड्स की में। बात करते हैं डेंसिटी की, अभी बताया था डेंसिटी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम, यानी कम जगह पर ज्यादा मास आ जाए, कम जगह पर ज्यादा मास रखा हो तो उसे हम डेंसिटी के फॉर्म में पहचान सकते हैं। तो इनकी डेंसिटी कैसी होती है, मॉडरेट। क्यों होती है कि सॉलिड की क्या बताई थी अभी, मैक्सिमम, सॉलिड की कैसी होती है, मैक्सिमम। तो लिक्विड्स की कैसी होगी, मॉडरेट। और गैस की बात करेंगे तो इससे और कम हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी इसकी नेग्लेजिबल होती है। नेग्लेजिबल का मतलब होता है इसे हम लगभग इनकम्प्रेसिबल मान सकते हैं। बात करते हैं इसकी स्पेस की, तो स्पेस क्या होता है, मॉडरेट, यानी सॉलिड से इसके पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, इनके बीच में थोड़ा गैप होता है। अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के बीच में गैप बहुत बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, ज़्यादा होता है। अब बात कर लें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, ये भी मॉडरेट होता है। क्यों मॉडरेट लग रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी हमें प्रॉपर्टीज ऑफ गैस भी देखनी है। तो देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर सॉलिड का है, कैसा ये सॉलिड का, तो ये ज़्यादा आएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर किसका है, लिक्विड का, तो ये कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस क्या हैं, यानी गैस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। तो वही पॉइंट्स हैं, दोबारा एक बार देख लेते हैं। शेप कैसी होगी गैस की, इनकी शेप फिक्स नहीं होती है, क्योंकि गैस को आप छोड़ोगे तो पूरे एटमॉस्फेयर में बहुत जल्दी कंटिन्यूसली प्रॉपर्टी की वजह से वो गायब हो जाती है, यानी इधर उधर चली जाती है। तो साइज इसकी जो शेप है वो नॉट फिक्स्ड होती है। बात कर लें इसके वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, यानी नॉट फिक्स्ड, ठीक है। बात कर लें इसके टाइप की, तो जहां पर लिक्विड आते हैं वहीं पर क्या आते हैं, गैस, तो इसका जो टाइप होगा वो कैसा होगा, फ्लूइड्स होगा। बात कर लें डेंसिटी की, तो डेंसिटी कैसी होती है, लीस्ट, यानी सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, गैस की। सबसे ज्यादा किसकी होगी, सॉलिड की। और मॉडरेट किसकी होगी, लिक्विड की। बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हें बहुत आसानी से दबा सकते हैं। तो हाईली कंप्रेसिबल होती है, बैलून लेना, उसमें एयर भरना, उसे दबाना, बहुत आसानी से वो दब जाती है। तो हाईली कंप्रेस होती है ये। अब बात करते हैं इसके स्पेस की, तो इनके स्पेस क्या होता है, मैक्सिमम, यानी इसके जो पार्टिकल हैं वो और ज़्यादा दूर दूर होते हैं। गैस के जो पार्टिकल हैं वो सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। अब रही बात एक और पॉइंट की, जिसका नाम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये सबसे कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं। याद रखना, जिसके पार्टिकल्स पास पास होंगे उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और जिसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की। तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को हम चौथी स्टेट कहते हैं मैटर की। प्लाज्मा क्या है, एक आयोनाइज्ड गैस है। आयोनाइज्ड गैस क्या होती है, देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई मैटर है, क्या है, मैटर। आपसे पूछा मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से। किससे बना होता है, पार्टिकल से। अब पार्टिकल्स की बात आ गई, तो पार्टिकल्स को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि मैटर जो है मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं, एटम से। किससे बने होते हैं, एटम से, ठीक है। एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो होता है, तो न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसमें होते हैं प्रोटॉन, और इसके बाहर होता है ऑर्बिट।
क्या होते हैं इसके बाहर, ऑर्बिट होते हैं, और ऑर्बिट होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब इसको मान लीजिए हमने एक सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करा दी, क्या करा दी, एनर्जी प्रोवाइड करा दी। तो एनर्जी प्रोवाइड करने से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपने ऑर्बिट को छोड़ता है तो ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस यानी सॉरी जो एटम है वो पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और एटम पॉजिटिव हो गया, इसी को हम आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, आयंस। क्या बोलेंगे इसको, आयंस, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, इसको आयंस कहेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन जो हमने रिमूव कराया है, ये जिस एनर्जी की वजह से कराया है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो देखिए आयनाइज गैस क्या होती है, इस प्रोसेस में जब कंडीशन आ जाएगी तो हम इसे आयनाइज गैस कहेंगे, यानी अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगी। अब एक और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि प्लाज्मा एक मिक्सर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर जो बाहर जाएगा एनर्जी सफिशिएंट टू गेन करने के बाद, इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। क्या कहेंगे इनको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये जो पूरा एटम कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो एटम हो जाएगा पॉजिटिव, इसको क्या कहेंगे हम, आयन। तो ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, आयन। तो हम कह सकते हैं प्लाज्मा एक मिक्सर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस का। प्लाज्मा इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जैसे ही अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि प्लाज्मा में करंट बड़ी आसानी से आ जाता है, ठीक है। और आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए मेरे पास आइस है, क्या है, आइस किस फॉर्म में होता है, सॉलिड में। इसको आप गर्म कीजिए, गर्म करने के बाद आइस क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो मेल्ट हो जाएगी तो क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये आइस क्या होती है, सॉलिड होती है, सॉलिड से क्या बन जाएगी, लिक्विड, और जैसे लिक्विड और गर्म करोगे तो बन जाएगी गैस। क्या बन जाएगी, ये गैस, और गैस बनेगी तो गैस को और गर्म कीजिए आप। जब गैस को भी और गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या होता है, वो अपने आयंस में टूट जाती है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस उस पर आ जाते हैं। और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस आते हैं तो वो जो कंडीशन बनती है वो प्लाज्मा की होती है, और यही फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहलाती है। बात सुनाई। तो देखिए ये जो है सन पर, इसके एग्जांपल देख सकते हैं, प्लाज्मा कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो सन प्लाज्मा की कंडीशन में होता है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। पहले टेम्परेचर दिया, बर्फ पिघल कर क्या बन गई, पानी बन गई, पानी को और टेम्परेचर दिया तो वो क्या बन गई, गैस, गैस यानी वेपर, वाष्प, और ज़्यादा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, और टेम्परेचर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखा जाए तो सन पर है। कहाँ पर है, सन पर। और भी स्टार्स हैं, तो ये स्टार जितने भी होते हैं उनमें प्लाज्मा कंडीशन होती है, नियॉन साइंस है एंड लाइटनिंग है। ये जो लाइटनिंग होती है, बिजली का कड़कना जो होता है, ये प्लाज्मा स्टेट में ही आता है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो कि प्लाज्मा से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन का जो प्लाज्मा होता है उसका रंग पिंक होता है। कैसा होता है, पिंक। और ये आर्गन का अगर प्लाज्मा की बात कर दें तो ये होता है रेड। कैसा होता है, रेड, ठीक है। इस पे आपको इतने ही पॉइंट याद रखने हैं। बात करते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की। तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो होती है उसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं, शॉर्ट में से बीईसी कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं इसे, बीईसी। अब देखिए यहाँ पर एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ बोस, और इनकी जो थ्योरी थी या जो प्रिंसिपल था, इन्होंने इस स्टेट के बारे में बताया था। उसके बाद में आइंस्टीन ने भी बताया था, और इन दोनों के नाम से मिलकर ये पूरा नाम बनाया है। बॉस का मतलब यहाँ पर है सत्येंद्रनाथ बोस, इनका पूरा नाम क्या है, सत्येंद्रनाथ बोस। और ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने फिफ्थ स्टेट को प्रिडिक्ट किया था, और प्रिडिक्ट करने के बाद बताया था कि फिफ्थ स्टेट मैटर की होती है, और ये क्या है, बहुत ठंडे टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर पर होती है। तो ए बीईसी इज ए स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन अराइज एट वेरी लो टेम्परेचर। कैसे पे होती है, बहुत कम टेम्परेचर पर होती है। जैसे कि अभी बताया था प्लाज्मा पर कैसा होगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा। इसको ठंडा करोगे तो गैस बनेगा, इसको और ठंडा करोगे तो क्या बनेगा, लिक्विड, और लिक्विड को भी ठंडा करोगे तो सॉलिड, और सॉलिड को और ठंडा करोगे, इसका टेम्परेचर और कम करोगे तो आप कह सकते हैं यहाँ पे बीईसी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बीईसी, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है। टेम्परेचर को आप जानते हो कि सेल्सियस या फारेनहाइट में बहुत आसानी से आप यूज़ करते हैं। डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर होता है उसमें सेल्सियस और फारेनहाइट टेम्परेचर की यूनिट होती हैं, लेकिन उसकी ऐसा यूनिट जो यूज़ करते हैं वो केल्विन करते हैं। तो एक यूनिट होगी इसकी डिग्री सेल्सियस, एक होती है फारेनहाइट, एक होती है केल्विन। और ये स्केल भी होते हैं, एक सेल्सियस स्केल होता है, एक फारेनहाइट स्केल होता है, एक केल्विन स्केल होता है, एक रीमर स्केल होता है जहां पर मैंने आर लिखा है, रीमर स्केल का सिंबल। और भी बहुत सारे स्केल्स होते हैं मेजर करने के लिए, लेकिन हमें इंपॉर्टेंटली यही पढ़ने हैं। तो अगर इसके रिलेशन की बात करें कि इनमें रिलेशन क्या होता है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट एंड केल्विन में, तो आप लिख सकते हैं C/5 F-32/9 और R/4 इक्वल टू K-273 यानी 273/5। अगर आपसे कहा जाए कोई सेल्सियस में
वैल्यू दी है उसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में। तो केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ से उठाओगे C/5 और K माइनस 273 और अपॉन 5। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो C इजकल टू क्या आएगा? K माइनस 273। अब इस 273 को इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 273, इधर आके प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा केल्विन में। जब भी किसी भी सेल्सियस टेम्परेचर को, किसको? सेल्सियस टेम्परेचर को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें 273 हमें ऐड करना है। हालांकि इसकी जो पूरी वैल्यू होती है 273.15 डिग्री होती है। कितनी होती है? 273.15 होती है, लेकिन हमें होल नंबर यूज करना होता है इसलिए हम इसे 273 यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बारे में कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस। तो सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो याद रखना इसमें से 273 क्या कर दोगे? आप माइनस कर दोगे, और सेल्सियस से केल्विन ले जाना है तो इसमें क्या कर दोगे? प्लस कर लोगे। तो आप इसे खुद से करने का ट्राई करें। तो हम देखते हैं कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर की स्टेट को चेंज करने के हमारे पास दो तरीके हैं, जिनमें से पहला है कि बाय द चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो मैटर की स्टेट भी चेंज हो जाएगी। दूसरा तरीका है बाय द चेंज इन प्रेशर। अगर हम प्रेशर को चेंज करें तब भी मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सॉलिड स्टेट है। कैसी है? सॉलिड स्टेट। अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करें, क्या करें? हीट प्रोवाइड करें, यानी इसका टेम्परेचर इंक्रीज करें। क्या कर दें? टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स यानी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। यानी जो पार्टिकल थे सॉलिड के, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था और काइनेटिक एनर्जी लिक्विड और गैस के कंपेयर में कम थी। जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, क्या किया? टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया? वो लिक्विड में। और टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं यानी हीट और बढ़ाते हैं हम, तो क्या होता है? लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हो जाती है गैस स्टेट में, गैसेस स्टेट में। ठीक है, और अगर हम क्या करें कि गैसेस स्टेट को कूल करें, क्या करें? कूल। तो कूल करते ही यानी टेम्परेचर को मिनिमम करते ही, टेम्परेचर को अगर आप डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर को घटाने पर काइनेटिक एनर्जी घटती है। इफ द चेंज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी आल्सो चेंज। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देखेंगे किसके पास है? सॉलिड, लिक्विड और गैस में से सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है गैस स्टेट में, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास। अगर हम इसको ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पर क्या होगा? वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को और ठंडा करेंगे तो किस में आ जाएगा? सॉलिड में। अब देखते हैं हम इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए, अगर आप सॉलिड को, किसको? सॉलिड को अगर हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस का नाम होता है फ्यूजन। क्या नाम होता है? फ्यूजन। आपसे कोई पूछे फ्यूजन क्या है तो आप बता सकते हैं कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर और हीट, तो वो क्या होता है? फ्यूजन होता है। अगर हम लिक्विड को और गर्म करेंगे यानी और हीट करते हैं तो वो किस में आ जाएगा? गैस में आ जाएगा। और ये वाली प्रोसेस कहलाती है वेपोराइजेशन। क्या कहलाती है? वेपोराइजेशन। जब हम लिक्विड को किस में कन्वर्ट करते हैं? गैस में। अब देखिए, कुछ ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं जिनको अगर हम हीट करें, क्या करें? हीट करें तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? डायरेक्ट गैस में, विदाउट कन्वर्ट इन लिक्विड। बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में। इस प्रोसेस को कहते हैं हम सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? कोई भी सॉलिड बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए किस में चेंज हो जाए? वो गैस में चेंज हो जाए। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? सब्लिमेशन। अब देखिए, गैस को अगर हम कूल करते हैं, क्या करते हैं? कूल करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। और ये प्रोसेस कहलाती है कंडेंसेशन। क्या कहलाती है? कंडेंसेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए लिक्विड को, गैस को ठंडा करेंगे तो क्या होने का? लिक्विड। और लिक्विड को अगर ठंडा करते हैं तो उसको हम प्रोसेस को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, क्योंकि लिक्विड किस में आ जाता है? सॉलिड में आ जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? सॉलिडिफिकेशन। अब मान लीजिए कि हम गैस को ठंडा करें और डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड में। गैस को अगर ठंडा करें और किस में कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो ये प्रोसेस कहलाती है डिपोजिशन। तो सब्लिमेशन और डिपोजिशन इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखें। अब देखिए, देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग होता है कि कोई भी
कोई भी सॉलिड, यहाँ कह सकते हैं आइस को जब हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो वो क्या है, मेल्ट हो जाती है। क्या होती है, मेल्ट। तो एक ऐसा पॉइंट, एक मिनिमम ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड क्या होता है, कोई भी सॉलिड मेल्ट होकर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। इस पॉइंट को याद रखना है, किस पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई भी सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। तो वो मिनिमम टेम्परेचर जो होता है उसी का नाम क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको याद रखना है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखिए, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू गैस, यानी कोई भी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको याद रखना है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं नेक्स्ट, सब्लिमेशन क्या होता है। तो सब्लिमेशन अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी सॉलिड किस में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए बिना लिक्विड फेज में आए। यानी हम कह सकते हैं व्हेन ए सॉलिड कन्वर्ट डायरेक्ट गैस विदाउट चेंज इन लिक्विड स्टेट। अगर हम किसी भी सॉलिड को किस में चेंज कर सकते हैं, गैस में डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं बिना लिक्विड में चेंज किए, तो वो प्रोसेस का नाम होता है सब्लिमेशन। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, ए सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम अ सॉलिड टू ए गैस विदाउट एवर पासिंग थ्रू अ लिक्विड फेज। यानी लिक्विड फेज में नहीं आनी चाहिए, सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, गैस में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो सब्लिमेशन के एग्जांपल देखिए, अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, कैम्फर मतलब कपूर जो होता है, आयोडीन है, ड्राई आइस जिसको हम सॉलिड CO2 भी कहते हैं। अब देखिए डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है कि कोई भी गैस डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द प्रोसेस इन विच अ गैस changes directly to a solid without going through the liquid state। यानी कोई भी गैस किस में आ जाए, डायरेक्ट सॉलिड में आ जाए बिना लिक्विड स्टेट में आए, उसको हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं लेटेंट हीट। देखिए लेटेंट वर्ड का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है हिडन। हिडन का मतलब छिपा हुआ। तो देखिए ये क्या होती है, इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास आइस है, क्या है, आइस। तो आइस क्या है, एक सॉलिड है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पास होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा दिया, क्या लगा दिया, एक थर्मामीटर लगा दिया, और थर्मामीटर से क्या करते हैं हम, टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो इस आइस का इस टाइम पर टेम्परेचर मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या किया, हीट प्रोवाइड कराई से। हीट प्रोवाइड कराते ही क्या हुआ, इस आइस के जो पार्टिकल्स हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगा। क्या होने लगा, ये जो हीट जा रही है इस आइस के पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रही है। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो ये क्या है, आइस के पार्टिकल थोड़ा दूर होने लग गए। क्या करने लग गए, दूर होने लग गए। आइस किस स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में होती है आइस। कौन सी स्टेट में होती है, सॉलिड में। और जैसे ही हमने हीट बढ़ाई तो हीट ने क्या किया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया। टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया तो क्या किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दिया। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही कम हुआ तो ये क्या है, दूर होने लग गए, यानी ये लिक्विड बन गए। ये जो आइस थी वो सॉलिड स्टेट से किस स्टेट में आ गई, लिक्विड स्टेट में आ गई। पर टेम्परेचर अब भी नहीं बढ़ा, तो लिक्विड क्या हो गया, ये वाटर बन गया। तो वाटर का टेम्परेचर मेजर किया हीट बढ़ाने पर, तो वाटर का टेम्परेचर जब मेजर किया तब भी 0 डिग्री सेल्सियस, और पहले भी जब देखा इसका तब भी 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है और वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, पर आइस कैसी होती है, सॉलिड, और वाटर कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में। तो आइस किस स्टेट में होती है, सॉलिड में, और वाटर किस में होता है, लिक्विड में। बट टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो ये टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ पर स्टेट चेंज हो गई। ये स्टेट किसने चेंज की, ये स्टेट चेंज की जो हमने इसे हीट प्रोवाइड कराई थी। तो ये हीट वो है जो छुपी हुई थी। हीट बढ़ती गई, मॉलिक्यूल्स के बीच का, पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम होता गया, और जो मॉलिक्यूल्स थे वो दूर होते गए थोड़ा सा। और दूर होने का मतलब है यहाँ पर उनकी काइनेटिक एनर्जी का बढ़ जाना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो लिक्विड स्टेट में आ गए, पर टेम्परेचर
इंक्रीज नहीं हुआ। पहले भी टेम्परेचर जितना था, टेम्परेचर अब भी उतना ही है, पर स्टेट चेंज हो गई। किसकी वजह से हुई? इस हीट की वजह से हुई। इस हीट का पता नहीं था ये कहाँ जा रही है, तो कहाँ जा रही है? स्टेट को चेंज करने में। इस हिडन हीट को ही हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक स्टेट जब दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, जिस हीट की वजह से होती है, उस हीट का नाम क्या होता है? लेटेंट हीट। अब देखिए, लेटेंट हीट दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। एक तो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखो, फ्यूजन का मीनिंग क्या होता है? फ्यूजन का मीनिंग होता है सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। क्या होता है? सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। तो देखिए, आइस कैसी थी? सॉलिड। किस में कन्वर्ट हो गई? वाटर में, यही लिक्विड में। तो सॉलिड किस में है? लिक्विड में। तो ये जो एग्जांपल है आप लेटेंट हीट का मान सकते हैं। अब देखिए, लेटेंट हीट की डेफिनेशन देखते हैं, वह फ्यूजन वाली। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड 1 kg, कितना? 1 kg सॉलिड टू गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई भी सॉलिड, क्या? कोई भी सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस मेल्टिंग पॉइंट पर जो हीट होती है, उसी का नाम क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या समझना आपको इसमें? कि सॉलिड से किस में आ गया? लिक्विड में, यानी आइस किस में कन्वर्ट हो गई थी? वाटर में। टेम्परेचर कैसा था? सेम था, पहले इतना था, बाद में भी उतना ही रहा। तो हम इसे कहेंगे फ्यूजन वाली लेटेंट हीट। अब नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास वाटर है। क्या है? वाटर। अब वाटर को हमने हीट बढ़ाई, हीट बढ़ाते बढ़ाते ये बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गया। यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस। हमने यहाँ पर थर्मामीटर फिर से लगाया और इसका टेम्परेचर रीडिंग किया तो 100 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने इसे हीट दी। हीट देते देते क्या हुआ? ये जो वाटर था, वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में। यानी पहले था वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर, फिर हमने हीट दी और हीट ने क्या किया? वाटर से वेपर बना दिया। क्या बना दिया? वेपर बना दिया। यानी ये जो स्टेट थी ये लिक्विड थी। कैसी स्टेट थी? लिक्विड। और ये वेपर कौन सी हो गई? गैस। तो लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो गई है? गैस में। पर हीट बढ़ाई तो लिक्विड से किस में आ गई है? गैस में। अब देखिए, इस वेपर का टेम्परेचर मेजर किया तब भी कितना था? ये 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर था और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वेपर है। तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, बट स्टेट में चेंज हो गया। ये किसकी वजह से हुआ? इस हीट की वजह से हुआ। और इसी हीट का नाम होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाई 1 kg, कितना? 1 kg लिक्विड टू गेट कन्वर्टेड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई भी 1 kg लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में कन्वर्ट हो जाए एट बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट पर ही, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए लिक्विड का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट? 100, यानी वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। और ये किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में। और वेपर का भी कितना रहना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं इवेपोरेशन क्या होता है। तो इवेपोरेशन क्या होता है? ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। ठीक है। तो दिस प्रोसेस इन विच ए लिक्विड चेंजेस टू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट से पहले कोई भी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में कन्वर्ट हो सकता है, यानी उसका वेपोराइजेशन हो सकता है। तो हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना होता है। अब देखिए, इवेपोरेशन जो है उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो ये 4 फैक्टर हैं। पहला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब आपने देखा होगा कि कपड़ों को खींचकर यानी तानकर ज़्यादा फैलाकर जल्दी सुखा सकते हैं। आप जो इकट्ठा करके डालोगे तो वो जल्दी नहीं सूखते, अगर आप फैलाओगे तो ज़्यादा जल्दी सूख जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? आपने उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, और सरफेस एरिया बढ़ा दिया इसलिए उसका इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा। और इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हमारे कपड़े बहुत जल्दी सूख जाएंगे। अब देखिए, बात आती है टेम्परेचर की। किसकी बात आती है? टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर भी एक इसका फैक्टर है। एक विंड, एक होता है इसका ह्यूमिडिटी। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं ये क्या क्या होता है। सरफेस एरिया क्या होता है? अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे, क्या करोगे? इंक्रीज करोगे। अभी बताया था, अब कपड़ों को ज्यादा फैलाकर देखोगे तो वो जल्दी क्या होंगे? सूख जाएंगे। तो हम कह सकते हैं इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में, व्हाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। हम क्या करते हैं? कपड़ों को सुखाने के लिए उन्हें फैला देते हैं। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। तो देखिए, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो
क्या करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। याद रखना, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब भी इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तीसरे फैक्टर की बात करते हैं जिसका नाम है विंड। अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे विंड की, यानी हवा अगर तेज चलने लगेगी तो आपने देखो कपड़े जल्दी सूखते हैं तेज हवा में, तो अगर आप स्पीड ऑफ विंड बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ विंड इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो 3 फैक्टर याद रखना, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड, ये तीनों फैक्टरों में अगर आप इन्हें इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड की स्पीड इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। और उसके बाद देखते हैं 4th पॉइंट, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, अगर ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती हैं उनको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं, जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो इफ द ह्यूमिडिटी इज इंक्रीज, अगर आप ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन डिक्रीजेस। याद रखना, बस एक पॉइंट ये है, अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। बाकी तीनों फैक्टर कैसे हैं, अगर आप उन्हें इंक्रीज करोगे तो इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंट होता है, इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, यानी इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, और बॉइलिंग इट टेक प्लेस ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट पर ही होता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग किस पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, और इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। इट कॉजेस कूलिंग, यानी इवेपोरेशन की वजह से ठंडा फील होता है। कैसा होता है, ठंडा। जैसे आप मान लीजिए पेट्रोल रख देते हैं, अगर पेट्रोल हाथ पर रखते हैं तो आपको ठंडा ठंडा फील होता है, वो किसकी वजह से होता है, इवेपोरेशन की वजह से। मटके में जो पानी होता है वो ठंडा होता है गर्मियों में, क्यों हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा एटमॉस्फेयर का, फिर भी मटके में ठंडा पानी है, वो किसकी वजह से, इवेपोरेशन की वजह से। और बॉइलिंग में देखिए, इट डज नॉट कॉज कूलिंग, और ये ठंडा नहीं करता, यानी ये ठंडे का कोई कारण नहीं है। इट इज सरफेस फिनोमेना दैट इज स्टार्ट्स फ्रॉम द सरफेस, और ये एक सरफेस फिनोमेना है जो कि सरफेस से स्टार्ट होता है, और ये बल्क में स्टार्ट होता है। इट इज बल्क का मतलब होता है पूरा होल, इट इज बल्क फिनोमेना दैट इज स्टार्ट्स फ्रॉम द बल्क, यानी एक पूरा इकट्ठा स्टार्ट होता है, और ये क्या है, सरफेस एरिया है जो सरफेस से स्टार्ट होता है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर्स, यानी गर्मियों में हम कॉटन के क्लॉथ क्यों पहनते हैं, कि कॉटन के क्लॉथ जो होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। तो इन समर्स इट इज प्रीफर्ड टू वियर कॉटन क्लॉथ्स बिकॉज कॉटन मटेरियल्स हैव पोर्स। याद रखिए, कॉटन के क्लॉथ जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। डेट ऑब्जर्व स्वीट, यानी हमारे पसीने को क्या कर लेते हैं, वो पसीने को एब्जॉर्व कर लेते हैं, फैसिलिटेटिंग इवेपोरेशन, और उनमें क्या हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है। और अभी बताया था आपको कि जहां पर इवेपोरेशन होगा वहां पर कैसा फील होगा, कूल फील होगा, ठंडा ठंडा, कूल कूल। तो यहाँ पे क्या होता है, एंड हैंस कॉजिंग कूलिंग इफेक्ट ऑन दी स्किन, तो हमारी स्किन को ठंडा महसूस होता है, जिसकी वजह से हमें भी ठंडा महसूस होता है। देखिए, व्हाई डज ए डेजर्ट कूल वेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे, यानी गर्म दिनों में रेत जो है ठंडा क्यों महसूस होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि गर्म दिनों में क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है। और बताया था फैक्टर अफेक्टिंग, बताया था आपको इवेपोरेशन वाला, कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ह्यूमिडिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके बारे में क्या लिखना है आपको, इट इज़ बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर कैसा कर देंगे, हाई कर देंगे, एंड लेस ह्यूमिड, यानी ह्यूमिडिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऑन ए हॉट ड्राई डे। तो हॉट ड्राई डे में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। इनेबलिंग बेटर इवेपोरेशन, हाई लेवल्स ऑफ दिस इवेपोरेशन प्रोवाइड बेटर कूलिंग इफेक्ट्स, और ये जो होता है इससे हमें बहुत ठंडा महसूस होता है। अब देखिए नेक्स्ट, हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट, यानी मटका, अगर मटके में क्या हो, पानी हो रहा हो, बिकम कूल ड्यूरिंग समर, यानी गर्मियों में मटके का पानी ठंडा क्यों लगता है, अभी आपको बताया था इवेपोरेशन की वजह से। तो एन अर्थन पॉट इज पोरस इन नेचर, यानी पोरस का मतलब यहाँ पर यह है कि उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। दीज टाइनी पोर्स फैसिलिटेट द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर एंड इवेपोरेशन फ्रॉम द पॉट सरफेस, और पॉट के सरफेस से भी क्या होता है, इवेपोरेशन होता रहता है, जिसकी वजह से आपको कैसा महसूस होता है, ठंडा ठंडा, कूल कूल।
Why does our palm feel cold when we put some acetone और पेट्रोल और परफ्यूम और इट? यानी हम एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम को अपने हाथ पर या स्किन पर रखते हैं तो आपको ठंडा क्यों फील होता है? इसका रीजन भी क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। क्या होता है? इवेपोरेशन। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखना है? एसीटोन, पेट्रोल एंड परफ्यूम। एसीटोन, पेट्रोल एंड परफ्यूम आर वोलेटाइल सब्सटेंस। ये कैसे सब्सटेंस होते हैं? वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं डेट इवेपोरेट व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एयर। जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो इवेपोरेट हो जाते हैं। क्या क्या? एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम, ये क्या होते हैं? एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या हो जाएंगे? ये इवेपोरेट हो जाएंगे। इवेपोरेट होने से इनका इवेपोरेशन इज फैसिलिटेटेड एज इट यूजेस एनर्जी फ्रॉम द पाम, हैंस लीविंग ए कूलिंग इफेक्ट ऑन आवर पाम्स। और हमारी पाम से क्या करते हैं वो? पेट्रोल, एसीटोन और परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं हमारी पाम से टेम्परेचर लेते हैं, एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ठंडा ठंडा फील होता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।